love to introduce myself first. Myself Keta Ludhian. I'm an artist and art gallery manager over here. હવે વધારે હું નહીં બોલું પણ આજે ઇવેન્ટ છે એના માટે થઈ અને હું રીમાબેન છે અમારા જે શી ઇઝ ઇવેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝર એન્ડ તો ઓવર ટુ યુ રીમાબેન એન્ડ વેલकम टू हमें अपनी ट्रेडिशन नहीं भूलनी चाहिए और इसका उदाहरण है यहाँ का डेकोर, ट्रेडिशन डेकोर, और उसमें गांधी जी के पेंटिंग्स का भी एग्जीबिशन चल रहा है यहाँ। और इस तरह की यहाँ ये गैलरी की खासियत है कि हर बार कुछ न कुछ नया करते हैं और बहुत अच्छे नए नए आर्टिस्ट को भी प्रमोट करते हैं और उसके आर्ट की वर्कशॉप भी यहाँ ये लोग बहुत अच्छी तरह से करते हैं। आर्ट और आर्टिस्ट को प्रमोट करते हैं ICSE गैलरी। तो एक बहुत बढ़िया उदाहरण है कि ये गैलरी बहुत अच्छी तरह संभालते रविंद्र जी और यहाँ एक अपनापन लगता है हमें। तो हर बार आते हैं ना तो रविंद्र जी से भी बातें करते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे आर्ट की बातें होती रहती है और केता का हर बार अच्छा सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ कुछ न कुछ होता रहता है, बहुत इवेंट, बहुत वर्कशॉप और जो आर्ट अलग अलग है इंडिया में, नॉट मैं गुजरात की बात नहीं करूँ, इंडिया के भी और बहुत सारे आर्टिस्ट को वो लोग प्रमोट करते हैं। तो ये ICSE गैलरी की बहुत अच्छी खासियत है और बहुत अच्छे अच्छे हेयर पेंटिंग और आप आते रहिए गैलरी में। थैंक यू ICSE गैलरी के एटलीस्ट आई एम जस्ट इमर्जिंग आर्टिस्ट, तो मैं तो यहाँ से बहुत कुछ लेके जाती हूँ। पेंटिंग एक कविता है जो देखी नहीं जाती और कविता एक पेंटिंग है। कविता एक पेंटिंग है जिसे सुना जाता है मगर देखा नहीं जाता, मगर दोनों को महसूस तो किया ही जाता है और इसे पूरी तरह महसूस करते हैं अपने रविंद्र भाई मरैया जी, जिनका जन्म गुलाबी नगरी जयपुर में हुआ। वो साल 1944 था और आज 44 था, सॉरी, और आज 2021 चल रहा है। उन्होंने जीवन के हर पड़ाव में कुछ न कुछ सीखा है। 1974 से व्यावसायिक रूप से पिता के साथ जुड़कर 19 तो आती है, मगर 1986 तक उन्होंने हार नहीं मानी, इसीलिए आगे सफलता उनके कदम चूमने लगी। उन्होंने देश विदेश में कई कंपनी के साथ अपने हुनर का डंका बजाया। हम कोई भी कार्य करें तो कहते हैं ना, भगवान भी हमारी परीक्षा करते हैं और उससे हमें कुछ ना कुछ सीख तो मिलती ही है। तो रविंद्र जी ने बहुत कुछ सीखा और बहुत बहुत सफलता प्राप्त की है। उनका सूत्र है कि जो खुद को अच्छा लगे वो करना चाहिए। और 2011 में कार्य से निवृत्त होकर भारत की कला और कलाकारों के में व्यस्त रहने का उन्होंने सोचा। उन्होंने सारा समय कला और कलाकारों को समर्पित किया। 2020 सेम डेट 6 अक्टूबर को उन्होंने अपनी आत्मकथा बड़ी टू और रिटायर्ड नॉट आउट बुक लॉन्च की थी और आज 6 अक्टूबर 2021 में उन्होंने कविता संग्रह विमोचन का आयोजन किया और आप सबको आमंत्रित किया है। एक सफल व्यक्ति जिन्होंने कला को अपने जुनून के साथ खुद को जोड़े रखा और एक अच्छा मुकाम हासिल किया। ऐसे रविंद्र जी मरैया को हम सबकी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के हमारे मुख्य मेहमान श्री सुरेंद्र भाई पटेल, जिनको हम काका के नाम से सब लोग जानते हैं और मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे उनका इंट्रोडक्शन करने का मौका मिला है। काका भारतीय जनता पार्टी के एक
भारतीय राजनेता और भारत की संसद के सदस्य जो संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में गुजरात का प्रतिनिधि करते थे। काका का बड़ा योगदान छोटे गांव में विद्यालय भवन बनाने में रहा और वो एक जताता है कि हमें एक अच्छे समाज का निर्माण करना चाहिए। उनके अनुसार पूर्ण अनुशासन, अद्वितीय समझ और विवेक में आयोजित किए जाने का तरीका परिवर्तन का गर्व का विषय रहा है। औड़ा के चेयरमैन रह चुके हैं और अहमदाबाद शहर के विकास में उनका बहुत बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं रविंद्र जी से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि काका के साथ यहाँ पधारें। डॉक्टर अंजना संधि शिक्षक, छात्र और मार्गदर्शक के सही अर्थों में विचार को दर्शाती है। उतार चढ़ाव की उथल पाथल और अनुभवों से और हिंदी भाषा के प्रति लगाव से पता चलता है कि उन्होंने खुद को भारतीय मिट्टी से अलग नहीं किया है। उन्होंने विशेष रूप से भारतीय महिला लेखकों के लिए पूर्व और पश्चिम के बीच कड़ी बनाकर मंच दिया है। सीमित शब्दों के साथ कविता, सॉनेट्स, फिक्शन से माध्यम से अपनी भावनाओं और विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। राष्ट्रीय भाषा हिंदी की विरासत को संजोने की बड़ी जिम्मेदारी ली है। दिल की भावनाओं को शब्दों से सांत्वना मिलती है, पहचान मिलती है। फिर जब हम दुनिया के कोई भी कोने में हो, ऐसी अच्छी सोच के साथ मैं अंजना जी का स्वागत करती हूँ और किन्नरी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि उनके साथ यहाँ पधारें। किन्नरी जी। जाती है कि शिक्षक अपने भावी समाज को बनाने में पूरी सहायता करते हैं और ये बुक पढ़ ले तो कितने शिक्षकों को फायदा होते हैं। और पुस्तक का बेस्ट सेलर से तो ये बुक नवाजी चाहिए और हुई है। इसके लेखिका कुमुद वर्मा जी का नमस्कार। गुजराती अनुवाद श्रेष्ठ शिक्षक केवी रीते बनाए, उसकी 8 एडिशन अभी उपलब्ध है और कई शिक्षण संस्था उसका फायदा भी उठाती है। हिंदी कविताओं का संकलन कृति नाम पुस्तक में किया। अभी वो शिक्षक के लिए और दूसरी किशोरावस्था के बारे में पुस्तक लिख रही है। हम सबको वो दोनों पुस्तक का इंतजार रहेगा। शिक्षकों के लिए प्रकाशित पुस्तक अध्यापन का इंद्रधनुष और बच्चों के लिए हम तो बच्चे हैं। ये दोनों पुस्तकों को उनकी बहुत सराहना मिली है। वो प्रकृति से प्यार करती है और मेरे ख्याल से जो प्रकृति से प्यार करते हैं वो बहुत मृदु होते हैं। ऐसे सरल व्यक्तित्व धराने वाले कुमुद वर्मा जी का स्वागत है। मैं प्रीति जी से रिक्वेस्ट करूंगी। भाई श्री रविंद्र भाई, अंजना बेन, बुद्धबेन ने सौ कलाकार भाई बहनों वडीलों, एक तो रविंद्र भाई ने आज बहुत एक शुभेच्छा के जन्मदिवस से આપણે બધા જ એવી કરીએ કે એમનું આયુષ્ય લાંબુ થાય અને આવું જ
કામ કરતા રહો. તો એ બધાને પ્રભુને પ્રાર્થના કરીએ કે જેથી બહુ સરસ કામ કરે છે એ એમનું વધુ સારી રીતે કરી શકે. એક તો બેઝિકલી પહેલી તો મેં અહીં આવવાની ના પાડી હતી અને આમ જતો જ નથી ફંક્શન. હું સાચી વાત કહું, ઘણા ફંક્શન બોલાવે છે હું ટાળું છું. અને આ વિષય સાહિત્યનો કલાનો વિષય હતો તો મારો વિષય પણ હતો નહીં. પણ મનસ્વીએ પણ બહુ આગ્રહ કર્યો બહુ છે કે મારા ગુરુ છે ને તમે તો આવજો મજા આવશે. ચાલો સારું. આ ગેલેરી સરસ ચાલે છે એ જાણવા માટે પણ હું અહીં આવું. એટલા માટે કે અમદાવાદને જ્યારે ડિઝાઇન કરતો હતો ને અમદાવાદમાં ચાલતો હતો ત્યારે કે રિક્વાયરમેન્ટ હોય, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની બધી રિક્વાયરમેન્ટ હોય, ગટર હોય, પાણી હોય, લાઇટ હોય, બરાબર છે ને, ગાર્ડન કરતા હોઈએ, હોસ્પિટલ્સ માટે હોય, સ્કૂલો પણ હોય, બરાબર, કલ્ચરલ એક્ટિવિટીઝ માટે પણ કંઈક ને કંઈક થવું જોઈએ. એ સંદર્ભમાં આ હોલ નક્કી થયો હતો. સવાલ એવું થાય છે કે હોલ થયા પછી જે સારી રીતે ચાલવું જોઈએ ને એ હોય છે. ઘણી બધી માનો કે કોર્પોરેશન કે સરકાર કરતું હોય છે ને તો એમાં પ્રાણ નથી આવતો. કારણ કે સરકારી જેને નિયમ મુજબ ચાલતો હોય, અંદર સમજી એમાં જે પ્રાણ હોય ને એમાં કોઈ વ્યક્તિ હોય અહીંયા બહુ સરસ ચાલે છે એનું કામ લડી રહ્યું છે. આપણે બધા જ બાકી તો વિશેષ તો નહીં, પણ પછી રવિન્દ્ર આ કવિતા માટે લખ્યું. એકચ્યુઅલી મેં તમને પહેલે જ કહ્યું કે હું એન્જિનિયરનો માણસ, બાકી બધી ચર્ચા કરવા માટે હું બધું કરું, પણ સાહિત્ય બાબતમાં તો જ્યારે કે છે ને, હા, ફક્ત મને સાંભળવું ગમે. કારણ કે બાકી બધું સુવિધાઓ માટે આપણે શારીરિક સુવિધાઓ માટે બરાબર ઠીક છે, પણ જે માનસિક સુવિધાઓ, માનસિક આનંદ તો કલામાંથી મળતો હોય છે. આવી અને કાવ્યમાં એટલે આપણી લાગણીની જેને કે છે ને ત્યાં થતી હોય છે. અને એટલે ઘણી વખત એ બધા જ કામમાં થાકી ગયા હોય, કંટાળ્યા હોય, તો આવી વસ્તુ કલાની જોઈએ. કે આ જોઈએ, સંગીત સાંભળીએ, આવી કવિતા હોય કે સારી સારી વાર્તા હોય તો આપણને કલા ગમે. અને ભવિષ્યમાં સાચો આનંદ જો છે ને આ કલામાંથી મળતો હોય છે, આનંદ મળતો હોય છે. તો અને રવિન્દ્રભાઈ સાથે વાત થતી હતી, પહેલાં તો ઇન્ડસ્ટ્રી હતી મને કહેતા હતા, ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી એ બંધ કરીને અમને આ બધું અવસરું કર્યું છે. એટલે મને તો ખરેખર એ વાતો નવી લાગી કે માનો કે ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી માણસો ઉઠેલું ચિત્તો જ કલામાં આવે તો એમને ખૂબ વર્ષો પહેલાં મને કલામાં રસ હતો, પણ પછી ઇન્ડસ્ટ્રી હતો એટલે પછી મને ઇન્ડસ્ટ્રી બંધ કરી દીધી. પછી કે બંધ કહ્યું. બાકી તો વિશેષ નહીં કહું. તમને જે કલાના નિષ્ણાતો અહીંયા છે તો બધા જ કલાના હિતો છો અથવા તો જેને રસ ધરાવવા જેવા લોકો આવ્યા છે, આટલા બધા લોકો આવ્યા છે. તમને બધાને જેને કહે છે ને કે અહીં આવ્યા છે અને આટલા રસ લો છો એટલા માટે બધાને અભિનંદન. અને રવિન્દ્રભાઈને ખાસ અભિનંદન. અને એમને કહું કે આ તમારી પ્રવૃત્તિ ચાલુ રાખજો. અને જે રીતે અહીંયા આગળનું આ મેન્ટેન થાય છે, સૌથી વધારે આનંદ તો મને એ થયો. કારણ કે વસ્તુ તૈયાર કરી નાખ્યા પછી જો સાહિત્ય ઉપયોગ ના થતું હોય ને તો મનમાં દુઃખ થતું હોય છે. તો એ થયું એટલે મને ખરેખર અહીં આવ્યો અને રવિન્દ્રભાઈને મળવાનું થયું, આ જાણી થયું, આનંદ થયો. ફરી રવિન્દ્રભાઈને શુભેચ્છા પાઠવી
अस्तु किंचित्। थैंक यू कारा। अब मैं अंजना संदीप जी से विनती करूंगी कि आप अपने आशीर्वचन दें, मगर उसके साथ आप कुछ साहित्य की बातें। आप लोग देख पा रहे हैं? हाँ जी, सब लोग। देखिए, मैंने उनको जब उनको ये किताब का ओपनिंग हुआ तो मैंने उनको बोला कि उनका पहला बच्चा है कविता, साहित्यिक पहला काव्य संग्रह है। मेरी उनसे कोई खास पहचान नहीं थी, जो जहाँ से बात शुरू होती है वहाँ से बात होती है। एक दिन उनका फोन आया, जी मैं रविंद्र मरडिया बोल रहा हूँ और हमारे उमा जी हैं, उमा चंद्र यादव जी ने आपका रेफरेंस दिया है, मैं कवि हूँ और गज़लें लिखता हूँ, तो आपसे मिलना। मैंने कहा ठीक है। आप उन्होंने बिजनेस के बारे में बताया कि वो बिजनेस में थे और वहाँ से वो ट्रांसफर हुए। सुरेंद्र जी ने बहुत अच्छा उनका परिचय बता ही दिया है कि वो क्या कहाँ से कहाँ। देखिए, बिजनेसमैन टर्न इनटू आर्ट, तो दोनों अलग चीज़ें। तो मैंने कहा ठीक है कभी मिलते हैं। तो बोले नहीं, मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। मैंने कविताएं हिंदी में लिखी हैं आपने? हाँ, कविताएं आपने हिंदी में लिखी है? बोले हाँ, कविताएं लिखी हैं और मैं गज़लें लिखता हूँ। बात उन्होंने गज़लों की कही। तो बोले उमा जी ने कहा है कि आप उनसे मिलिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने बोला भाई जिम्मेदारी मत डालो, ठीक है। बोले नहीं, तो मैंने उनसे कहा कि उन्होंने मेरे कविता संग्रह तैयार है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा ऐसा करिए कि टाइप वो हाथ से लिखा है? बोले हाँ हाथ से लिखा। मैं करिए ऐसा करिए कि हाथ से लिखा है, तो आप जानते हैं कि लाइफ कैसी बिजी चलती है यहाँ। मैंने बोला ऐसा करिए आप उसको ना हाथ से लिखा हुआ कभी कभी पढ़ना मुश्किल होता है, आप देखे जाएंगे तो जरा मुश्किल होगी। बेटर ये है कि आप उसको टाइप करवा लीजिए। ठीक, 2-3 महीने चले गए उसमें। हम लोग कोरोना काल में चल रहे हैं, आप सोच लीजिए हम किस तरह से बात कर रहे हैं। ये बैकग्राउंड बताना इसलिए ज़रूरी है कि काम कैसे हुआ। फिर उन्होंने बोला ठीक है, उसमें 3-4 महीने निकल गए। तो अचानक उनका फिर एक SMS आया। मैं आज की दुनिया में भी व्हाट्सअप नहीं रखती हूँ, माफ़ करिए जो बता रही हूँ आपको। उनका SMS आया, उन्होंने बोला कि काम रेडी है, ठीक है। तो जो भी मुझे फ़ोन करता है आई ऑलवेज कॉल। मैंने कहा अरे वाह काम हो गया? पहले हाँ, बोले मैं टाइप करवा दी किताब। और बोले कि कब आऊँ आपसे मिलने के लिए? मैंने कहा चलिए मैंने उनको 5 बजे का टाइम दिया। जो बता रही हूँ मैं, जो सच है, मैं ज़िंदगी में बहुत जो है वही चलती हूँ, इसी लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं। तो मैंने बोला 5 बजे आप आइए नेक्स्ट संडे को। मैंने इनका चेहरा नहीं देखा, मैं इनको जानती नहीं। मैंने 5 बजे बोला ठीक है। उसी दिन एक इंटरनेशनल वेबिनार में मुझे मुख्य मेहमान के रूप में जाना था और मुझे स्लिप ऑफ माइंड हो जाता है ना कभी कभी, मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैंने इनको टाइम दिया था 5 बजे। और वो तो अपने टाइम के पक्के, वेबिनार चल रहा था। लकीली क्या हुआ कि जैसे ही मेरा लेक्चर पूरा हुआ और उसके बाद में वोट ऑफ थैंक्स और वो सब आने वाला था और बेल बजी, तो मेरी बेटी ने बोला उसने इशारे से किया क्योंकि ऑनलाइन चल रहा था सब। लेट अस सी हू इज देयर। तो मैंने मेरा वीडियो बंद किया और देखा तो दरवाजे पे रविंद्र जी खड़े हैं। मैंने बोला आप कौन? बोले आपने मुझे मिलने के टाइम दिया 5 बजे का। मैंने अरे रविंद्र जी आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई, ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कहा आप 15 मिनट बैठिए, ये वेबिनार में से मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी और मेरा काम हो गया है, यानी मेरा लेक्चर हो चुका है और सारा काम हो चुका है। तो मैंने इस तरह से और फिर मैंने उनसे माफ़ी मांगी कि मुझे बहुत ज़रूरी उसमें जाना है और अभी जाना पड़ेगा। तो 15-20 मिनट के बाद में मैंने तब तक मैंने कहा आप बैठिए, किताबें दे दी इनको कि आप कुछ किताबें पढ़िए। देखते रहे, 15-20 मिनट के बाद हम लोगों ने बात शुरू। ये बैकग्राउंड है। मैंने बताया कि हम पहली बार ऐसे मिले और मैंने उनसे तब भी माफ़ी मांगी। मैंने कहा वेरी सॉरी कि ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन कभी वो इन्हीं के साथ होना था। तो उसके बाद हम लोग मिले, बहुत सारी बातें उन्होंने की, उन्होंने बताया। मैंने उनकी किताब, मैं कह वहाँ किताब छप गई, देखिए ये किताब देकर आए थे वो मुझे ऑलरेडी। मैंने कहा ये तो किताब छप गई आपकी।
बोले छपने के ही है, ये रफ काम है, ये उनका रफ काम है। तो मैंने कहा रफ काम है, अच्छा। और दूसरी किताब उन्होंने गज़लों की दी, उम्मीद मुबारक, इसका टाइटल है उम्मीद मुबारक, उम्मीद और वो भी मुबारक। तो और ये देखिए अर्धविराम, अब टाइटल दोनों आपके दिमाग को थोड़ा ढंढोलते हैं ना कि ये वर्ड इंग्लिश ना। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कविता वगैरह देख ली उनकी, मैंने कहा ये तो फ्री वर्ष की कविताएं हैं। तो उन्होंने बोला कि मैंने कहा ये दोनों किताबों, मुझे बोले कि नहीं आपको गज़लों को देखना है और उनके बारे में फिर उसके ऊपर कुछ आपको भूमिका लिखनी है। मैंने कहा गज़लों की भूमिका पहले तो लिखनी पड़ेगी गज़लें। तो बोले मेरे भाव में जो आया, देखो उनका स्टाइल है सर, मेरे भाव में जो आया मैंने वो लिख दिया। मैंने कहा भाई कविताओं में भाव चलता है, गज़लों में भाव नहीं चलता है। उसमें मीटर भी होता है, बंदिश भी होती है, काफिया भी है, रदीफ भी है, बहुत कुछ चेक करना पड़ता है। बोले वो आप देख लीजिएगा। मैंने बोला अरे ऐसे ही बोला उन्होंने, बोला वो आप देख लीजिएगा। मैं इनको जानती नहीं। मैंने बोला क्या रविंद्र जी ऐसा है, कविताओं में तो कुछ भी चला सकते हैं, गीत उससे मुश्किल होता है क्योंकि उसमें अलग बंदिश होती है, गज़लें उससे बहुत हार्ड है, उसको लिखते लिखते एक जिंदगी निकल जाती है। बोले आप तो बहुत माहिर हैं। बोला माहिर होने में मेरी जिंदगी निकल गई है, अभी भी माहिर हूँ कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। तो वो बोले नहीं बस ये काम आपको करना है। पर मैंने उनसे परमिशन ली। मैंने बोला देखिए किताब में देखूंगी और आप बुरा न मानिएगा, अगर मैंने कुछ गड़बड़ देखा तो पेंसिल से निशान लगा। बोले वो आपको जो लगे वो लगा दीजिए। तो ये उनका एक बेबाक रिश्ता मेरे साथ बना कि सच ए नाइस एंड सिंपल पर्सन, कि उन्होंने मुझे तुरंत बोला कि आप जो ठीक लगे वो कर दीजिएगा। मैंने कहा अगर निकालना पड़ा कुछ तो निकाल दीजिएगा। बोला ठीक है। अब उसके बाद ये किताब भी वो मुझे दे गए। बोले ये इस किताब की भूमिका जो है वो हमारी कुमुद जी लिखेंगी। तो मैंने कहा ठीक है। इसमें 3 महीने निकल गए। इन्हें लॉकडाउन थोड़ा और लो हो गया, धीरे 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 4 महीने निकल गए। फिर एक दिन उनका मैसेज आया, आपने मेरी गज़लें पढ़ी? मैंने कहा हाँ मैंने पढ़ी आपकी गज़लें, लेकिन उसमें काम करना पड़ेगा। तो बोले कि मुझे मेरी किताब जो है वो दोनों किताबें साथ में देनी है। मैंने कहा ऐसा करिए, कविताओं की किताब बहुत अच्छी है, उसमें भाव है आपके, आप उसमें डूब के जो लिख रहे हैं वो फ्री वर्स में आपने लिखा है, बहुत अच्छा है, उसको आप जाने दीजिए, उसका आप लोकार्पण कीजिए, लेकिन गज़लों को आप वोट लीजिए। बोले क्यों? मेरा बात ये है कि मैं बहुत जगह पे पेंसिल से निशान लगा दिए हैं। हम लोग एक बार बैठेंगे और मैं आपको बता दूंगी कि इसमें से क्या निकाल देंगे और क्या रखेंगे हम, थोड़ा टाइम लगेगा। उन्होंने बुरा नहीं माना, मुझे बोले ठीक है लेकिन कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा टाइम की बात मत पूछिए, मैं एक एक चीज़ को बहुत दिल से पढ़ती हूँ। मैंने आपका ये कविता संग्रह भी जितना उन्होंने दिल से लिखा होगा उससे ज़्यादा दिल से पढ़ा है, क्योंकि बोलने के लिए पढ़ना पड़ता है। आप ऐसे ही डेफिनेटली किसी के लिए भी कुछ नहीं बोल सकते। तो वो बोले कि ठीक है। मैंने कहा देखिए मैं आपको गज़ल संग्रह को अभी न पब्लिक तक जाने की बात इसलिए कर रही हूँ कि ये अभी तक आपका है। बोले ठीक है। और मैंने बोला मैं आपकी एक गज़ल को पढ़ रही हूँ, उसमें से भाव इतने अच्छे हैं, उन्होंने इतनी डूब के गज़लें लिखी हैं, लेकिन गज़लों में भाव ही नहीं चलते हैं, उसमें बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो इसलिए फिर ये किताब जो है मैंने मेरे कहने पर उन्होंने वो थोड़े जिद्दी टाइप है, उनका स्वभाव जैसा है। तो बोले नहीं दोनों सामने का नहीं, गज़लों को आप रोक दीजिए और उसको हम अलग से लॉन्च करेंगे अच्छी तरह से। और मैंने कहा हम लोग नेक्स्ट वीक में तो मिलते हैं। पूरी किताब मैंने पढ़ ली है धीरे धीरे, क्योंकि जब आप इसको एंजॉय करने के लिए पढ़ा तो मैंने बहुत जल्दी पढ़ा, इसके ऊपर मुझे कुछ लिखना नहीं था, मुझे कुछ कहना नहीं था। लेकिन देखिए मेरा लक, इस किताब का लोकार्पण भी मुझे ही करना पड़ रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने पढ़ ली है आपकी किताब, लेकिन गज़लें जो है ना एक एक करके कहते हैं ना सिप सिप पानी पीना पड़ता है, तो आई एम सिपिंग इट और मैं इसके बारे में अच्छी तरह से लिखूंगी। वो मान गए और आज देखिए हमने इतना अच्छा इनकी किताब का लोकार्पण किया है। ये मेरे पास जो किताब उनके डायरियों में से निकल के पन्ने जो किताब बनकर आई थी वो ये किताब है, और अभी इन्होंने उसकी भूमिका लिखी है, मैंने पढ़ी नहीं है। तो ये किताब एक सही तरीके से आप सबके सामने आई है, बहुत बहुत मुबारक। आप देखिए एक और बात, वो कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया
अब ये हमारा एक रिश्ता बन गया, हम लोग बातचीत करते रहते हैं। मुझे बोलते हैं 6 तारीख को आपको आना है। मैंने कहा, बोले वो मेरी किताब का लोकार्पण है वर्दीविराम का और आपको ही करना है। सही बात है। अरे मैंने बोला जिसको आना है उसको पूछ तो लो कि उसके पास और कुछ है क्या। मैं कहा मुझे मेरी डायरी देखनी पड़ेगी कि आज और क्या। बोले कुछ नहीं। मैंने शाम को 6 से 8 बजे क्लास होती है। बोले क्लास कैंसिल। मेरे को सामने से ऑर्डर उन्होंने दे दिया, क्लास कैंसिल। अभी इस समय मेरी क्लास का टाइम होता है, उनको मालूम। बोले बुधवार की क्लास कैंसिल। फिर मैंने उनसे बचने के लिए मैंने कहा किसी अच्छे और व्यक्ति को बुलाइए। बोले नहीं आप ही को आना, मैंने कार्ड में छाप दिया है। और फिर मैंने बोला मेरी बेटी का बर्थडे है आज 6 तारीख को और मैं उसको, आप बोले कुछ नहीं, उसका बर्थडे यहाँ ही मनाएंगे ना। आप बताइए आप क्या करेंगे, ऐसे प्यारे बंदे का आप क्या करेंगे। तो फिर मैंने बोला ठीक है चलिए मैं आ गई। और आज बहुत कुछ उल्टा पुल्टा करना पड़ा मेरे लाइफ में, ऐसा होता नहीं है, लेकिन रविंद्र जी के प्रेम ने इतना सब उल्टा सुल्टा किया कि आज के 3 प्रोग्राम उधर गए, क्लास कैंसिल किया, विद्यार्थियों को बोला अभी यहाँ से जाने के बाद 8 बजे 8:30 बजे की मीटिंग है, मैं हो गया अटेंडेड। तो इस तरह से मैं इस प्रोग्राम में हूँ। ये आपको बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि एक कलाकार दूसरे कलाकार के लिए क्या कर सकता है। बिजनेस में हमें नुकसान होता है, फायदा होता है, हम पहले देखते हैं, लेकिन आर्ट में ऐसा नहीं होता है। आर्ट में दिल और जान होती है। तो दिल और जान उन्होंने मेरी बांध ली, उन्होंने सब कुछ बोल दिया कि बर्थडे इवेंट बनेगा, क्लास को छोड़ दीजिए। और मेरे से मैं कहा ये तो पूछो कि मैं आऊंगी कि नहीं। बोले पूछना क्या है आपसे। अब ये पूछना क्या है आपसे, ये बहुत बड़ा रिश्ता है। तो मैंने ठीक है चलिए। तो आज मैं यहाँ हूँ तो बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उनका ये पहला बच्चा कविता का आया है और बहुत सारे आए। ऐसा हम चाहते हैं, गजलों की किताब होगी तो जब अभी उसके ऊपर हम काम करेंगे वो बाद में। लेकिन मैं इनके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। ये सिर्फ एक बैकग्राउंड है जो मैंने आपको बताई। उनकी कविताओं के बारे में 2 शब्द कहती हूँ जो उनके व्यक्तित्व से जुड़े। जी थोड़ा जाना है जी ठीक है ठीक है। नहीं आपसे बहुत प्रेम है उनको, मुझे बताया उन्होंने कि उनके बगैर भी नहीं होगा। उनकी जो कविताएं हैं वो उनके व्यक्तित्व का आईना है। और तड़प के किसी के प्रेम में व्यक्ति क्या लिखता है, ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं। वो जी कहेंगी जब कहेंगी, क्योंकि उन्होंने उसकी भूमिका लिखी है, मैंने भूमिका नहीं लिखी है, लेकिन मैंने कविता उनका संग्रह पूरा पढ़ा और उसमें क्या उन्होंने लिखा। एक आदमी किसी से भी प्रेम करता है, वो बिजनेस से करे, उससे करे, इससे करे, वो नहीं, लेकिन जब वो किसी से प्रेम में डूबता है, जिंदगी प्रेम का इनाम है। और अगर जिंदगी में आप प्रेम पा सके तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, और ना मिले तो आप उस प्रेम की जो भावना है उसको कैसे जीते हैं और उसके सहारे कैसे जिंदगी जीते हैं, सुसाइड नहीं करते, और उस जिए हुए जीवन को कैसे आप लोगों तक पहुंचाते हैं, ये इनकी कविताओं में मैंने जगह जगह पाया है। उनकी एक कविता है, देखिए बहुत सारी तस्वीरें हैं, अब वो इतना टाइम नहीं मैं लेना चाहती आप लोग का, क्योंकि उनको भी बोलना है। मेरी तस्वीर पर लिपापोती हो सकती है, ये उनका कहना है। एक कविता का छोटा सा अंश बताती हूँ। मेरी तस्वीर पर लिपापोती हो सकती है क्योंकि यहाँ इतिहास लिखा नहीं जाता, इतिहास लिखाया जाता है। ये व्यक्ति सिर्फ प्रेम का ही नहीं, प्रेम के विद्रोही रास्ते हैं उनके पास, प्रेम के वियोगी रास्ते हैं उनके पास, और जिंदगी में उन्होंने बहुत अकेलापन जिया है। ये उनकी कविताएं बोलती हैं। हम लोग सब कहीं ना कहीं तो एक दूसरे से प्रेम करते हैं और उसमें हम छटपटाहट महसूस करते हैं, बेचैनी को महसूस करते हैं, लेकिन उससे फिर आगे कई लोग जो है डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। ये व्यक्ति जो है डिप्रेशन का व्यक्ति नहीं है। ये बात इनकी पूरी कविताओं से मालूम पड़ती है कि ठीक है, ऐसा है तो वैसा है, लेकिन प्रेम में डूबकर वो क्या क्या कहते हैं। उसमें उनकी एक कविता है, पत्र
लंबी कविताएं हैं, मैं सिर्फ टुकड़े टुकड़े बता रही हूँ आपको। उनकी कविता है पत्र। अपनी प्रेमिका को वो क्या बोलते हैं, तुमको आदत नहीं कभी पत्र लिखने की, सोचते ही नहीं कि यहाँ भी डाकखाना है, सोचते ही नहीं। यानी प्रेमिका चली गई, पत्र तो लिख सकती है ना, वो कहते हैं तुमको आदत नहीं कभी पत्र लिखने की, सोचते ही नहीं कि यहाँ भी डाकखाना है और पोस्टमैन यहाँ भी आता है। ठीक है ना, पोस्टमैन यहाँ भी आता है। और उन्होंने प्रकृति के भी बहुत सारे चित्र उकेरे हैं और उनका कहना है कि ये दुनिया मुझे पागल कहती है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि पूरी दुनिया ही पागलखाना नहीं है। तो आप उनकी कविताओं को एक एक करके पढ़िएगा। उनकी कुछ कविता में प्रेमिका की वो तुलना कैसे कैसे करते हैं, एक कविता मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। तुम्हारी तुलना, वो अपनी प्रेमिका की तुलना कैसे करते हैं। पीछे लोग नहीं देख पा रहे हैं ना। तो तुम्हारी तुलना, मैं फूलों से तुम्हारी तुलना करता हूँ। वो अपनी प्रेमिका को क्या बोलते हैं, मैं फूलों से तुम्हारी तुलना करता हूँ, इसलिए नहीं कि फूल की जिंदगी एक दिन या कुछ दिनों की होती है, समानता उम्र में नहीं नाजुकता और सुंदरता में है। ये कंपैरिजन का पहला रूप है। दूसरा, मैं शेर से तुम्हारी तुलना करता हूँ, और देखिए पलट जाते हैं। मैं शेर से तुम्हारी तुलना करता हूँ, इसलिए नहीं कि वह खूंखार है। देखिए प्रेमिका को वो खूंखार नहीं मानते। मैं शेर से तुम्हारी तुलना करता हूँ, इसलिए नहीं कि वह खूंखार है, नरभक्षी है या क्रूर है। फिर इनटू ब्रैकेट लिखते हैं, वो तो तुम भी हो, बल्कि इसलिए कि तुम में भी उस जैसा जोश और स्फूर्ति भरी है। ये बहुत कम हिंदी साहित्य में ऐसा आया है कि औरतों की जो सुंदरता है, उनकी आंखें हैं, उनके बाल हैं, उनका चाल है, उनका ये ऐसी सारी कविताएं बहुत आई हैं, लेकिन इस तरह की तुलना के जो बिंब आए हैं वो बहुत कम है। सो उसके लिए मैंने इस कविता को चुना कि आपको बताएं कि वो शेर से भी अपनी प्रेमिका की तुलना करते हैं और फिर इनटू ब्रैकेट लिखते हैं, तुम भी वैसी हो, लेकिन दूसरी तरह से बात करते हैं कि उस जैसा जोश, शेर में जो जोश है और स्फूर्ति है वो तुम में है। मैं तुम्हारी तुलना हाथी से भी करता हूँ। अब देखिए प्रेमिका को कोई हाथी बोले तो गर्म हो जाए, प्रेमिका की बॉडी तेज ना हो। मैं तुम्हारी तुलना हाथी से भी करता हूँ। वैसे हाथी और तुम में क्या समानता है, लेकिन तुम में भी हाथी जैसी ही शक्ति और अथक परिश्रम की ताकत है। ये उनका अपना उसमें विचार है। बोलते हैं घोड़े से भी मैं तुम्हारी तुलना करता हूँ। वो घोड़े से भी अपनी प्रेमिका की तुलना करते हैं, इसलिए नहीं कि वह गाड़ी से जोता जाता है और ना चलने पर चाबुक से मारा जाता है, पर इसलिए कि तुम भी आगे ही बढ़ती हो, भले रास्ता कितना ही खतरनाक क्यों ना। तो ये तुलना कविता है उनकी। किस किस तरह के उन्होंने बिंब लिए हैं और उसमें उन्होंने ये चित्र बनाया है। इस किताब की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो खुद कलाकार हैं, तो हर कविता के साथ उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे स्केच खींचे हैं, जिनके ऊपर ध्यान जाता है कि हाँ, ये पहले आप स्केच देखो तो आप कविता पढ़ेंगे तो आपको कुछ और दिखेगा, फिर आप कविता पढ़ेंगे तो फिर स्केच देखेंगे तो कुछ और पड़ेगा। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, उन्होंने स्वीकार किया है कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। कविता नंबर 1 और कविता नंबर 2। प्लीज, जब सबके पास संग्रह है आप घर जाके पढ़िएगा, बहुत अच्छी कविताएं हैं। और समाज में जो बदलाव आना चाहिए, और बदलाव सिर्फ प्रेम ही नहीं है, बहुत सारी उन्होंने चीजें की हैं। उसमें से एक कविता है नाम। सभी बिना नाम पैदा होते हैं, सभी बिना नाम पैदा होते हैं। एक नाम बाद में रखा जाता है, फिर कई उपनामों से जाना जाता है, उपाधियां बाद में आती हैं। पैदा होने पर सिर्फ एक नाम, बेबी, इनटू ब्रैकेट बेबी। बंद आंखें, रात दिन सब समान, सिर्फ एक ही ख्वाहिश, सिर्फ एक ही काम, चाहिए दूध पानी या नींद, वो है सिर्फ रोता पर कुछ नहीं कर सकता। उसके रोने से माँ ये जान जाती है कि उसे क्या चाहिए या क्या वह चाहता है, और इसी रोने से शुरू होती है सभ्यता। ये बहुत बड़ी बात है। इसी रोने से शुरू होती है सभ्यता, ज्ञान और संस्कृति का पहला चरण। यानी हम जन्मते कैसे हैं और क्या होते हैं, हमारी सभ्यता वहां से शुरू होती है।
और इस रोने से शुरू होती है सभ्यता, ज्ञान और संस्कृति का पहला चरण। हम सब एक तरह ही पैदा हुए थे, कोई खास फर्क नहीं था। हमारी लंबाई, वजन में, चेहरों और रंगों में हम सब समान मानते थे। नाम था सिर्फ बेबी। चाहे किसी का भी यहाँ बच्चा जन्मता है उसको आप बेबी बोलते हैं। किसी हिंदू के घर में जन्मे, मुस्लिम के घर में, ईसाई के कैसे भी चले भी आप बेबी उनको हम बोलते हैं। हम सब एक तरह ही पैदा हुए थे, कोई खास फर्क नहीं था हमारी लंबाई में, वजन में, चेहरों में, रंगों में। हम सब तरह समान थे। नाम था सिर्फ बेबी। कपड़े सिर्फ झबले या लंगोटे, शब्द थे सिर्फ रोना। बच्चे सिर्फ रोते ही हैं क्योंकि उनको चाहिए तो भी तो रोएंगे और उनको कुछ नहीं चाहिए तो भी रोएंगे। और माँ को पता चलता है सिर्फ कि ये रो क्यों रहा है, आम आदमी को पता नहीं चलता। तो कपड़े सिर्फ जबले या लंगोटे, शब्द थे सिर्फ रोना, बाकी सब बाद में आया, ना जाने कब और क्यों। देखिए बच्चा जब जन्मता है सेम चीजें सबके साथ होती हैं, हर जगह होती है, लेकिन बाद में हम लोग कैसे बदलते हैं। हमारे नाम परिवर्तित हो गए, हमारे कपड़े परिवर्तित हो गए, हमारा आकार बदल गए और हमारे शब्द भी बदल गए। क्या फिर भी हम समान नहीं हैं? लास्टली ऑल्सो वो पूछते हैं कि इतना कुछ चेंज हो गया, क्या फिर भी हम समान नहीं हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों में हमें बांट दिया गया। घर और समाज के ठेकेदारों ने हमारी सोच भी बदल दी, एक दूसरे के प्रति घृणा के बीज बो दिए। फिर बताइए क्या मतलब रखते हैं ये सब परिवर्तन, ये नाम? क्या फिर भी हम समान नहीं हैं? क्वेश्चनेबल। तो ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं इसमें, और वो बहुत सारे सपने देखते हैं और सपनों में अपने प्रेमिका को भूतनी भी कहते हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्रेमिका को जिया है, और प्रेमिका के शब्दों को जिया नहीं, उसको जिंदगी बनाया है। सबसे बड़ी बात है कि मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि वो बहुत भावुक कवि हैं और हौसले के कवि हैं। भावना में अगर आदमी दिल टूट जाए, प्रेमिका चली जाए, सब कुछ हो जाए, उठ जाने के बाद लोग रोने लग जाते हैं, कहीं सुसाइड करते हैं, लेकिन सुसाइड का ऐसा कोई बीम इसमें दिखता नहीं है। वो जीना चाहते हैं। मैं बता रही हूँ ना, अब इस संग्रह में 132 कविताएं हैं, 132 पोएम्स हैं, और कविताओं में साथ साथ सुंदर उन्होंने जो बीम खींचे हैं रंगों के, प्रकृति के, वो बहुत सारे आप पढ़ेंगे। आपके पास संग्रह आ गया है। मैं क्योंकि समय की सीमा को देखते हुए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। आज उनका जन्मदिन भी है तो उनको बहुत बहुत बधाई देनी है कि आप बहुत अच्छे स्वास्थ्य में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। ठीक है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। उनकी कविता में 2 शब्द ये कहना बहुत जरूरी है जो उनके व्यक्तित्व से जुड़े हैं। किताब का टाइटल और आज के लिबास में सफेद और काले रंग का जिक्र। उन्होंने कार्ड में लिखा है ब्लैक एंड व्हाइट। अब मेरे पास तो कोई व्हाइट ब्लैक ड्रेस नहीं है, मेरे पास कोई व्हाइट ड्रेस नहीं है। हमारे यहाँ व्हाइट तो अपशगुन माना जाता है, लेकिन ब्लैक, मैंने कहा क्या करेंगे। तो उनका ऐसा आप देखिए टाइटल का शीर्षक जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट है, लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन उनकी कविताएं पढ़कर ऐसा लगता नहीं कि लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट है। तो उनका चॉइस का रंग होगा आपकी भाई ब्लैक एंड व्हाइट हो, लेकिन लाइफ ब्लैक भी है, व्हाइट भी है, सुबह भी है, शाम भी है, धूप और छाँव भी है। तो इस तरह से लाइफ चलती है। तो ये संग्रह का टाइटल जो है ना उन्होंने जो बनाया है वो मिश्रित रंग का है, क्योंकि हमारे यहाँ काला रंग, सफ़ेद दोनों ही चलते हैं, धूप भी है, छाँव भी है। और इस संग्रह में कुछ जगह पर टूटे हुए प्यार की जो उन्होंने जो वर्णन किया है, आप उसको जरूर पढ़िए। महसूस कीजिए कि आदमी जब दिल में कोई किसी से प्रेम करता है तो प्रेम दुनिया की सबसे बड़ी निधि है। बता मोटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने बोली न जाने, सारा बाप तो जाने है। ये मीर तक मीर ने इतने साल पहले लिख दिया कि हम सबको प्रेम चाहिए, तो वो इनकी कविताओं में है। लेकिन एकाकीपन का भी गहरा एहसास है। एकाकीपन में गहरा एहसास होना एक अच्छी बात है, बुरी बात भी है, लेकिन उससे किसी गलत रास्ते पे जाना महाभयानक है। वो उस रास्ते की बात नहीं करते हैं, वो उम्मीद के कवि हैं और उम्मीद उनके साथ में है। उनकी कविता में एक प्यास है, बेचैनी है, अकेलापन है, लेकिन प्रेमिका की आस लिए हुए, यानी देखिए प्रेमिका की आस लिए हुए हृदय धड़कता दिखाई पड़ता है, और उन्हें उम्मीद का कवि कहना चाहती हूँ। इज अ मैन ऑफ होप।
सब कुछ छूट जाने पर भी जीवन जीने और मिलन की उम्मीद, उन्हें आज भी उम्मीद है कि उनकी प्रेमिका उन्हें जरूर मिलेगी। तो ये उम्मीद आदमी को जिंदा रखती है। अगर आपके पास सपने ना हो, अगर आपके पास कोई आशा ना हो, तो आप कैसे जियोगे? छोड़ दे, लीव एवरीथिंग। लेकिन अपने मन में कोई ख्वाब सजा कर देखो। बहुत साल मैंने पहले ऐसे कुछ शेर लिखे थे, तो ये जो बहुत ज़रूरी है। और बस इसके बावजूद जब तक जगह जगह हारने के बावजूद वे जीवन को जीने की बात करते हैं, छूट गए रंगों को प्रकृति के प्रतीकों से माला में पिरोते हैं, और वे भावना प्रधान कवि हैं। उनकी कुछ कविताएं मैंने जैसे आपसे कहा कि तुम्हारी तुलना प्रेम, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, क्योंकि प्रेम में उनका वश नहीं है। वो ये कहते हैं कि तुम मत करो, फाइन, लेकिन मैं परवश कैसे हो जाऊँ? मैं तुम नहीं मुझे करोगे तो तुम्हें मैं करना छोड़ दूँ, ये तो मेरे पे है ना। आई लव यू, यू डोंट लव मी, इट्स फाइन। तो ये जो इतनी बेबाकी से बात कर देने वाले कवि हैं, आज हमारे यहाँ है उनकी कविता संग्रह की एक पहली किताब आई है। मैं चाहती हूँ कि ऐसे खूबसूरत और बहुत सारे बच्चे उनके आए मार्केट में, उन लोगों को पता चले कि जिंदगी कविता ही जिंदा रखने वाली है। ये जो आर्ट है यही हमें जिंदा रखने वाला है। बंदूकों की गोलियाँ ये सब कुछ नहीं चलने वाला है। इसलिए आप लंबी आयु हो आपकी और यशस्वी बने आप। बहुत बहुत आपने मुझे, हाँ, हम तो आपके साथ ही हैं। अब हमने पूरी कहानी बता दी, यहाँ से चूड़ी तार, यहाँ ये देखिए 2 बंदे ऐसे हैं कि वो हमारे को आपके साथ रखेंगे। आपकी किताब में तो मेरे साथ देखिए, ये इनकी वो कहते हैं ना, वो जो ऑफिशियल किताब नहीं है, यहाँ ऑफिशियल किताब मेरे पास है। आज आपके सामने ऑफिशियल उद्घाटन हुआ है उसका, और ऐसी बहुत सारी किताबें आएंगी। वो बहुत अच्छा लिखते हैं, उनके अंदर लिखने की एक वो गुजराती में कहते हैं ना, आवड़त है। बहुत अच्छा लिखेंगे वो, और भी गज़लों में हम काम करेंगे। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो गज़लों के साथ मिलेंगे। मैं उनको उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और इसके लिए भी बहुत बहुत शुभेच्छाएं देती हूँ। જેવી રીતે મેમે કીધું આપણને आपको, इसीलिए हम ये पहला बच्चा तो आया है, और उसके उनके मार्गदर्शन के साथ वो गजल का संग्रह भी लाएंगे। तो हम दूसरे बच्चे का इंतजार तो करेंगे, मगर शायद ये इतने उत्साहित तो बीच में एक बच्चा भी आ सकता है। मैं गुरु जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि उनसे गुफ्तगू करें, मगर ये बुक के बारे में भी अभी थोड़ा बहुत हो जाए। आपको 2 मुबारक जन्मदिन की भी, और पहले ब्रेन चाइल्ड, बच्चा तो नहीं कहूँगी, ब्रेन चाइल्ड, यस। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कलाकार लोग हैं, आप में से कुछ चेहरे मैं पहचान पा रही हूँ, मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं। कलाकार का ही दोस्त होता है, भले ही फेसबुक पे से, और वैसे भी मिलना तो हो नहीं पा रहा था। बस एक छोटी सी बात जानना चाहती हूँ कि मैं कुछ बोलूँ उससे पहले, क्या आप में से कुछ लोग लिखते भी हैं? आपका तो मुझे मालूम है, आप मेरे साथ फेसबुक पे हैं, आप भी लिखते हैं, तो मेरे लिए मेरी बात को कहना आसान हो जाएगा। आप सभी सोचते हैं, जो आपने बोला कि यहाँ कौन लिखता है, मैं थोड़ा बहुत नहीं, मैं स्पेशल किसकी बात कर रही हूँ, सर की पोती है काव्या। अच्छा, इसमें कई लोग होंगे, मैंने तो खैर ये पूछा नहीं, मैंने तो सिर्फ मेरा किताब की बात की। अच्छा है आपने पूछा सब लोगों से। हर आदमी कहीं ना कहीं आर्टिस्ट है, इस बात को याद रखिए। लेकिन आपने मैंने किताब के बारे में बोला कि कोई भी ठीक है, जहाँ बात छोड़ी वहाँ से पकड़ते हैं, क्योंकि मुझे आपसे भी बात करनी है और फिर समय जाता जा रहा है। आप लोग सोचते हैं लेकिन आप पेन नहीं उठाते, पेंसिल नहीं उठाते या टाइप नहीं करते। ठीक, किसी दिन बैठ जाइए, आप भी लिखने लगेंगे अपनी दिन प्रतिदिन की बातें। तो एक दूसरे को व्हाट्सएप करते रहते होंगे ना, व्हाट्सएप मिनिस्ट्री आजकल बहुत चल रही है। ऐसे ही शायद एक अर्धविराम जिंदगी में लगा, कोरोना का टाइम आया और अर्धविराम ब्रेन चाइल्ड आपके पास आ गया।
हमारी मुलाकात कुछ ऐसे ही हुई। अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल के उमाशंकर जी यहाँ बैठे हैं, उनके द्वारा इनको मेरा नंबर मिला, फ़ोन आया, बात हुई, घर पे मिले और ये कविताएं कैसे कैसे निकलती गई वो बातें हुई। बातों में चीकू का पेड़ भी आया। चीकू का पेड़ मेरे घर पे भी है, मैंने भी चीकू के पेड़ पे कविता लिखी है, इन्होंने भी लिखी है। तो थोड़ा सा मेंटल ट्यूनिंग होने लगी। इन्होंने अपना ये ब्रेन चाइल्ड मेरे को पकड़ाया, ट्यूनिंग काफी हो गई थी। आपको खाली एक उदाहरण दिया है, ये निकले और मैं किताब लेकर बैठ गई। ये शायद उस मेरे बाद अंजना जी से मिलने गए, ये जब मिलके घर पहुंचे होंगे, मैं इनकी कविताएं पढ़ के उस पर लिखने बैठ गई। आप विश्वास नहीं करेंगे उसमें कितने तरह के भाव हैं। हर कविता का जो भाव है उस भाव के साथ मैंने उसको लिखा है कि इसमें ये भाव दर्शाती हुई यह कविता है। उसमें भी जो प्रधानता है भाव की, सिर्फ वही उठाई है मैंने, बाकी चीजें मैंने गायब कर दी हैं। कविता में होते हैं छंद, दोहा, सोरठा, चौपाइयाँ, गजलें, बहुत कुछ होता है, लेकिन इस किताब में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भाव प्रधान कविताएं हैं, शब्द इन्हें उपहार में मिले हैं और एक लड़ियों की तरह ये पिरोते चले गए हैं और कविता के सुंदर रूप आपको पढ़ने को मिलेंगे। मैं आपको कोई भी कविता नहीं पढ़ के सुनाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने कविता पढ़ी तो मेरे भाव उस कविता से जो जुड़े हैं वो आप तक आएंगे। और जब कोई भी व्यक्ति कविता पढ़ता है उसको एकदम स्वतंत्र होकर पढ़नी चाहिए। अगर वो कविता आपको आपसे कनेक्ट कर पाती है तो वो कवि की उपलब्धि है। मैं मेरी तरह से समझाऊंगी, 4 कविताएं पढ़ सकती हूँ, टाइम बिगाड़ूंगी और कुछ नहीं। लेकिन मैंने इनकी अर्ध विराम के ऊपर जो इतनी सारी भावनाएं हैं, उन भावनाओं को गढ़ते हुए एक कविता लिखती है। मैं वो आपको पढ़ के सुनाती हूँ। कविता का शीर्षक है अर्धविराम। आप ही की पुस्तक को समर्पित है ये कविता, वहीं से जन्मी है। जीवन यकायक रुक जाए, जब बहाव भी थम जाए, बढ़ने को ना माने कदम, लग गया एक अर्धविराम। बैठ जाए चित्त शांत कर, मन के द्वार खोलकर, गुदगुदाहट महसूस कर, शायद वह कुछ कह जाए। आशा लगाए रखना, दुख को दवा मान लेना। ये सारे भाव हैं इनकी कविताओं के, ये मेरे शब्द नहीं है। आशा लगाए रखना, दुख को दवा मान लेना, चला जाऊं तो याद करना। क्या कुछ बचा है कहना? चिर प्रतीक्षा के बाद मिलन, ये और कविताएं हैं इनकी। समर्पण भाव से सम्मान, रिश्तों की गरिमा व भावना, चाहते हैं बहुत कुछ कहना। जो रिश्तों की गरिमा और भावना है ना, उसमें इनकी ग्रैंड डॉटर काव्या का और इनकी सिस्टर का एक 2 अलग-अलग कविताओं में उल्लेख है, प्लीज जरूर पढ़िएगा। प्रेम की संवेदनाएं आप सुन चुके हैं, तो मेरे लिए कुछ कहने को बचता नहीं है। प्रेम की संवेदनाएं, विरह दर्शाती रचनाएं, उत्तर ढूंढती कविताएं, सब कुछ कहती अर्धविराम, सब कुछ कहती अर्धविराम। देखो, मैं ऐसे तो नहीं कह सकती कि कोरोना दोबारा आए, वो तो बिल्कुल नहीं आए, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगी कि ऐसे अर्धविराम लगते रहे। और इसके लिए मैं एक बात सबको कहा करती हूँ कि दिन में 5 मिनट निकालिए, आत्ममंथन कीजिए, आपके अंदर से भी कुछ निकलेगा। और नहीं तो दूसरों को पढ़िए, सबको सुनिए,
तो अगर आप लोग थोड़ा सा समय दे सके तो हम आपसे बात करना चाहेंगे आपकी कविताओं के बारे में। तो सबसे पहले ये जो ऑलमोस्ट 1.5 सेंचुरी बनाती किताब है कविताओं की, उसमें से क्या ये एक मनपसंद रचना ढूंढ पाएंगे? कोई ऐसी रचना जो आपके दिल के बहुत पास हो? ऐसे तो सभी बहुत दिल के पास में है। नेचुरली ब्रेन चाइल्ड है तो दिल के पास है, तो मैं आपको और कोई ऑप्शन दे नहीं सकती। मैं ये कह सकती हूँ कि फिर जो आपकी सबसे लंबी कविता है ना, आप वो पढ़िए, क्योंकि उसके भाव हमारे को ज़्यादा स्पष्ट हो जाएंगे, क्योंकि सब अलग अलग मनोवृत्ति के लोग हैं ना। जितने ज़्यादा शब्द होंगे उतनी ज़्यादा समझ में आएगी बात। चलेगा? इधर आ जाओ, फोटो आएगा। हाँ, इसीलिए माय डियर तोताराम जी, थोड़ा सा और ऊपर करो। कैसे कर दी? माय डियर तोताराम जी, उल्टा लटक कर कुतर रहा है चीकू, उल्टा लटक कर कुतर रहा है चीकू, सबसे बड़ा वाला गुच्छा ही जाने क्यों से खाया। आहट पाकर हमारे पाँवों की लो उड़ गया तोता, शायद पहाड़ी तोता या फिर अवसरवादी तोता। जरूर वो बार बार चीकू का जायका लेने आएगा, बार बार उल्टा लटकेगा। उल्टा लटकना उसकी आदत है, नियति है, फितरत है। सबसे ज्यादा पका वाला चीकू ही ढूंढेगा। फिर जब चीकू से पेट भर जाएगा, फिर जब चीकू से पेट भर जाएगा या चीकू और नहीं रहेंगे, तब वह तोता इसी बाड़ी के अनार, अमरूद या आम के पेड़ पर उल्टा लटकेगा। उन सब फलों का जायका भी लेगा। चीकू के पेड़ की कहानी, चीकू के पेड़ की कहानी अनार के पेड़ से कहेगा, अनार की कहानी अमरूद के पेड़ से। इधर की उधर, उधर की इधर करता रहेगा। फलों को कुतरते कुतरते कुतली करना उसकी आदत हो गई है। और फिर स्वाद के लिए मसाला लगाना तो जरूरी है। कौन सी डाल पर कितने फल लगे हैं, कौन कौन से पक्षी और आए हैं, फल कितने कच्चे हैं, कितने अच्छे हैं, कितने पके हैं, कितने सड़े। तोता यह समझता है कि वह बहुत होशियार है। तोता यह समझता है कि वह बहुत होशियार है। इस वाड़ी के पेड़ों को आपस में लड़वाकर वह फलों का जायका चाहता है। लेकिन माय डियर पोपटलाल जी, इस वाड़ी के पेड़ समझदार हैं। बड़ी बात की बात है। अगर आप कुतली ना भी करें, अगर आप कुतली ना भी करें तो भी आपको ये वाड़ी फल प्रदान करेगी। यह आपको अपना समझती है, यह आपको अपना समझती है। इत्मीनान से आइए हमारी सिर आंखों पर। सब तरह के फलों का जायका लीजिए, पेट भरकर खाइए, मजबूत जाल पर सीधा बैठकर, जाल पर सीधा बैठकर। कुछ लोगों के गाल शर्म से गुलाबी हो जाते हैं, कुछ लोगों के गाल शर्म से गुलाबी हो जाते हैं, कुछ के हाथ कोयले की दलाली में काले, कुछ गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं, और कुछ हम जैसे जो हर रंग को पहचानते हैं। बॉन्ड तो सब कलर यहीं से हुए थे। लेकिन पोपटलाल जी,
आप तो दोष, द्वेष और ईर्ष्या से पूरे के पूरे भरे हुए हैं। इस बाड़ी में हर रंग के फल फूल लगे हैं। माली हर रंग को जानता है, समझता है और पहचानता भी है। So I don't really know what to say right now. बस इतना कहना चाहती that I'm very proud of you and the poetic genes runs in the family. I mean you can see where I get it from. और हमारी लिखने की भले ही भाषा अलग हो, जो भावना होती है, we're all really emotional people. We feel a lot. और वही I think नाना कहने की कोशिश करते हैं उनकी कविताओं से। और भले ही मैं कम समझ पाऊँ क्योंकि हिंदी में केवल 10th तक पढ़ा है, मैं उतना जानती हूँ कि जितना मैं पढ़ पाऊँगी उतना मैं और महसूस कर पाऊँगी। और वही मेरी एक वही सोच से मैं आई विल रीड दिस बुक, क्योंकि आई डोंट थिंक दैट आई मेट अ पर्सन मोर इंस्पिरेशनल, मोर स्ट्रॉन्ग एंड मोर कॉन्फिडेंट देन माय नाना हियर। सो आई थिंक जो उनकी पहली बुक थी, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी थी, I think when I read that, I saw a facet of Nana I had never seen before. The emotional, the real. क्योंकि समाज में हम सब एक कोशिश रहती है कि हम एक तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर सके, पर आई थिंक जैसे आपने कहा, जब हम लिखते हैं तभी बहुत सारी बात निकल जाती है जो हम हमेशा छुपा के रखते हैं, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन होती है सोसाइटी से। तो जब मैंने नाना की पहली बुक पढ़ी तब मैंने उनको एक अलग नज़रिए से देखा, और मैं श्योर कि ये पढ़ते समय भी आई विल सी अ facet of Nana that I will be really proud to know about. चिंता रहित खेलना खाना, चिंता रहित खेलना खाना और फिरना निर्भय स्वच्छंद, और फिरना निर्भय स्वच्छंद। काव्या के बचपन का आनंद मुझे बार बार याद आता है। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं है, ऊंच नीच का ज्ञान नहीं है, छुआछूत है नहीं जानती, बनी हुई है अपने घर में सबके मन की महारानी। किए दूध के कुल्ले तूने, किए दूध के कुल्ले तूने, अंगूठा चूस सुधा रस पाया, किलकारी किल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया। रोना और मचल जाना भी बहुत आनंद दिलाते हैं, रोना और मचल जाना भी बहुत आनंद दिलाते हैं। बड़े बड़े मोती से आंसू गालों पर आ जाते हैं। रोने पर जब तुम्हारे माँ दादी दौड़े आते हैं, झाड़ पहुँचकर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा देते हैं। नन्हे नन्हे होठ तुम्हारे, नन्हे नन्हे होठ तुम्हारे, और इतनी लंबी सी सिसकी है, यह पतला सा गला तुम्हारा और गहरी सी हिचकी है। दादा जब दिखलाते हैं चंदा, दादा जब दिखलाते हैं चंदा, नील युक्त नेत्र खिल उठते हैं, और तुम्हारी मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठते हैं। माँ भी तुम्हारे साथ खेलती, माँ भी तुम्हारे साथ खेलती, खाती और तुतलाती है, मिलकर तुम्हारे संग स्वयं भी किन्नरी भी बच्ची बन जाती है। मेरे को अनाउंसमेंट करना है एक। ये जो बुक है सर, जितना अच्छा कविता लिखते हैं उतना ही उन्होंने मतलब जैसे ही बेबाकपना जैसे बात कर रहे थे, ये काफ़ी बेबाक हैं। मतलब जो मन में आया वो बोल दिया और जो मन में आया वो लिख दिया। तो ये जो बुक है ये मैंने भी पढ़ी और आप में से शायद काफ़ी लोगों ने पढ़ी होगी। इसमें पढ़ने के बाद काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं, नॉट पर्सनल मैं कहूँगा, बट जो जिस तरह से इन्होंने अपना एक खुद का एक बिजनेस ग्रुप खड़ा किया स्क्रैच से, कैसे खुद ने एक मतलब छोटा, इनका ऑफिस भी नहीं था स्टार्टिंग में, बुक में लिखा है कि पहले ऑफिस नहीं था, ये डेली अप डाउन करते थे 4-4 घंटा वो लोकल में,
और उस तरह से इन्होंने अपना बिजनेस जीरो से स्टार्ट किया। सो आई एम हैप्पी टू अनाउंस राइट नाउ दैट वी हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट ऑलरेडी। Yeah, we have already started working on it, and in couple of years, you definitely, you guys will come and see this book on screen. So, I'm thanking you to Mr. Maradia, Ravindra Maradia sir, and thank you publishers to give us permission and rights to make a film on it, and hopefully in near future, we all be in theaters enjoying the film. Thank you very much, sir. Congratulations for Ravindra. Who will play Ravindra? We are in process right now. We are on a scripting stage, but I have a couple of like actors in my mind. No, it is not possible for me. Sorry. I am also kind of this इनके जैसा ही हूँ मैं भी, मुँह पे बोल देता हूँ. So I don't think so. काफी प्रोडक्शन मेरा बढ़ जाएगा. बनेगी नहीं जल्दी से मूवी. So इनके मेरे को एक कैरेक्टर मेरे दिमाग में है वैसे भी एक एक्टर, पर अभी क्या होगा पता नहीं. अभी हम लोग स्क्रिप्टिंग स्टेज में हैं. बट रघुवीर चौधरी, if you have, so I guess Raghuveer Chaudhary is kind of his height and all characters, so maybe him, but I don't know right now. I am on a scripting stage right now, so definitely we'll put up some notifications on his page and my page also for this project. But right now it is just announced. We are making in it, and hopefully in couple of years we'll all enjoy the movie. Happy birthday to you.